Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट की क्रेच स्कीम को लेकर। देखिए, गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली अगर हम बात करें यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि ये 17,000 क्रेचेस सेंटर यहाँ पर ओपन करने वाले हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में अक्रॉस इंडिया अपनी पालना स्कीम की तहत। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास 5,222 ऑलरेडी अप्रूव्ड क्रेचेस सेंटर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें ही 17,000 और क्रेचेस सेंटर को ओपन करने की बात की जा रही है सो दैट एक क्वालिटी डे केयर फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा सके, स्पेशली टू द वुमेन्स जो यहाँ पर वर्किंग सेक्टर में आपको देखने मिल रही हैं, ताकि महिलाओं का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है सारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में, चाहे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, यहाँ पर हमें इनका पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिल सके। चलिए बात करते हैं नेशनल क्रेच स्कीम के बारे में। यहाँ पर तो नेशनल क्रेच स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर स्कीम का पहले नाम, प्रीवियस नेम भी आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम हुआ करता था। इसका मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली 6 महीने से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, वर्किंग महिलाओं के, वर्किंग मदर्स के जो बच्चे हैं, इनको एक डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इसमें अगर हम बात करें तो डे केयर फैसिलिटी में स्लीपिंग फैसिलिटीज़ की बात की जाती हैं, अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स की बात की जाती है, प्री स्कूल एजुकेशन 3 to 6 ईयर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पर एक लोकली सोर्स्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन करना जैसे बहुत सारी अच्छी चीज़ों का प्रावधान इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर किया जाता है, ताकि बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जा सके, एक न्यूट्रिशनल और हेल्थ, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट का एक माहौल प्रोवाइड किया जा सके, सो दैट जो वर्किंग वुमेन्स हैं जो अपने बच्चों को देख रेख करने के कारण यहाँ पर काम पे नहीं जा पाती, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ सके। चलिए आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी कि जो प्राइमरली अर्बन एरिया है जहाँ पर फैमिली बेस्ड चाइल्ड केयर सपोर्ट बहुत कम हमें देखने मिलता है, वो इसका एक टारगेट डेमोग्राफिक सेंटर हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये तो थी क्रेच स्कीम के बारे में बात। वहीं हम बात करते हैं जो हमारा पालना स्कीम है। देखिए पालना स्कीम की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, दोनों बहुत ही डिफरेंट है। पालना स्कीम की बात समझिए, एक क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है आंगनवाड़ी कम क्रेच सेंटर के तहत, ताकि जो वर्क फोर्स है महिलाओं का उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ सके। बात करें इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया गया है, तो ये पार्ट है हमारी समर्थ्य सब कॉम्पोनेंट ऑफ मिशन शक्ति के तहत, जो कि यहाँ पर 2022 से चल रहा है। साथ ही इसके अंदर नेशनल क्रेच स्कीम को रिवाइज किया गया था और सब्ज्यूम कर दिया गया था एज दी पार्ट ऑफ पालना स्कीम अंडर दी मिशन शक्ति। अगेन अगर हम बात करें तो फोकस है एक कंबाइंड आंगनवाड़ी एंड क्रेच फैसिलिटी, एक कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड केयर प्रोवाइड करना, साथ ही यहाँ पर एक आउटलाइन करना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को यहाँ पर क्रिएट करना। ओके, अगर हम ऑपरेशनल आवर्स की बात करें तो चूंकि जो नेशनल क्रेच स्कीम है इसके अंदर 7 से 8 घंटे लगभग महीने के 26 दिन यहाँ पर चाइल्ड केयर डे केयर फैसिलिटीज़ की बात की जाती है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है साहित्य अकेडमी अवार्ड को लेकर। देखिए जब भी हम इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड कहीं ना कहीं बाकी अवार्ड्स के सामने हमें थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। जब बात होती है बुकर प्राइजेस के बारे में, तब हम बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है, बुकर प्राइज़ की बात कर रहे हैं, पुलित्ज़र प्राइज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात होती है साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में तो बहुत खास एंथुजियाज़म हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे राइटर्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाए, सो दैट दे विल बी एनकरेज टू राइट मोर। एक फॉस्टर करना ज़रूरी है लिंग्विस्टिक वैरायटी को नेशन लेवल पर, जो हमारी डायलेक्ट हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट करना आवश्यक है।
चलिए, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं कि आर्टिकल में और क्या बातें की जा रही हैं। हम डायरेक्टली समझेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में। एक प्रेस्टिजियस लिटरली ऑनर है जिसको यहाँ पर प्रत्येक साल साहित्य अकेडमी, जो कि इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, इसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इनके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1954 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने के लिए मिला था। एक डेडिकेटेड सेंटर है जो कि फॉस्टर कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है लिटरेचर को। जितनी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, 24 भारतीय भाषाओं को, साथ ही यहाँ पर इंग्लिश को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। पहली बार अगर हम बात करें तो 1955 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। अगर हम इसके कैटेगरीज की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ लिटरेरी वर्क हमें इसमें देखने मिलता है, जिसके अंदर नॉवेल्स आ जाती हैं, शॉर्ट स्टोरी, कविताओं की बात करें, एसेस की बात करें, प्ले की बात करें, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें। ऐसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत की 24 भाषाओं में इसको दिया जाता है, क्योंकि जब आप भारत की बात कर रहे हैं, आप एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जिसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ओडिया, आसामी एंड अदर लैंग्वेजेस। साथ ही हम बात करें तो रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए इसको यहाँ पर बढ़ाया जाता है। चलिए, वहीं अगर हम बात करें साहित्य अकेडमी की, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड के अलावा भी ये पर्टिकुलर अकेडमी कुछ दूसरे अवार्ड्स देती है, जैसे बाल साहित्य अवार्ड, जो बच्चे हैं उनकी राइटअप्स के लिए, युवा पुरस्कार, जो यंग राइटर्स हैं उनके लिए, भाषा सम्मान, एक सिग्निफिकेंट अगर किसी के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है हिंदी या दूसरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है टू लिटरेचर इन लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, तभी भी यहाँ पर आपको भाषा सम्मान पुरस्कार देखने के लिए मिलता है। चलिए, बात कर लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के विनर्स के बारे में। सो लिस्ट काफ़ी लंबी है विनर्स की। पोइट्री के क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में अवार्ड दिए गए हैं। ऐसे में आप याद रखेंगे, नोवेल, इंग्लिश नोवेल के लिए नीलम सरन गौर को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, हिंदी के लिए संजीव जी को ये अवार्ड दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसेज में, तो नेपाली में जुधर राणा को ये अवार्ड दिया गया है। सो आपको एक लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी कौन है जिसको इस पर्टिकुलर भाषा के लिए अवार्ड दिया गया है, किस सेक्टर में दिया गया है। वहीं अगर हम अवार्ड की बात करें तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर एक प्राइज मनी, एक कॉपर प्लेग आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक जिस पे कॉपर प्लेग की अगर आप बात करेंगे तो इस पे साहित्य लिखा होता है, और ये अवार्ड आप देखेंगे प्रत्येक साल यहाँ पर दिया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द फंडिंग विंटर। बहुत अच्छा सा सेक्शन है, समझेंगे फंडिंग विंटर होता क्या है। देखिए, फंडिंग विंटर की बात करें तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसे एक प्रोलॉन्ग पीरियड की तरह कैरेक्टराइज किया जा सकता है, जहां पर आपको लो कैपिटल इनफ्लो देखने मिलता है इन द स्टार्टअप्स। बात करें अगर हम इस कंडीशन की, तो 2022-23 की कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम फंडिंग विंटर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये एनकरेज करता है कि हमारा जो शिफ्ट है स्टार्टअप्स का, ये एक्सेसिव कैश बर्न की जगह प्रॉफिटेबिलिटी और नीश मार्केटिंग पर होना चाहिए। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं एक सेफ डेस्टिनेशन बन जाता है फंड डिप्लॉयमेंट के लिए। स्पेशली अगर हम एक्सपोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो सेकेंड क्वार्टर में जो कैपिटल, फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में अगर हम बात करें तो कैपिटल इनफ्लो हमें काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा इन दी ईयर 2024। वहीं अगर हम बात करें तो ये वही टाइम है जबकि बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स को एक मेच्योरिटी का टाइम पीरियड देखने मिलेगा, विच मीन्स दे कैन इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल मैट्रिक्स। साथ ही यहाँ पर लॉसेस कम हो जाएंगे। एक स्ट्रैटेजिक एम्फेसिस हमें देखने मिलेगा हाइपर नीश को लेकर। बात करें अगर हम फंडिंग विंटर के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, तो चूंकि फंडिंग विंटर को कैरेक्टराइज किया जाता है एक लो कैपिटल इनफ्लो से, दैट मीन्स यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट करता है स्टार्टअप को कि वो अपने बिजनेसेस को और एफिशिएंटली मैनेज करें, बहुत ज़्यादा कैश बर्निंग को कम से कम यहाँ रखें। साथ ही एक जो ध्यान है वो वैल्यूएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए रादर देन जस्ट बर्निंग मनी इनटू द मार्केट। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग व्हेन इट कम्स टू एक क्लियर बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए जब बात आ जाती है स्टार्टअप्स की फॉर द फंडिंग विंटर्स।
अब देखिए हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने मिला है ऑफ न्यू यूनिकॉर्न्स इन 2023 और इसी के कारण हम इस पूरी सेक्शन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि किस तरीके से पूरी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं तो अकॉर्डिंग टू नैस्कॉम रिपोर्ट मैक्स टू मैक्स 40% इंडियन स्टार्टअप को यहाँ पर अपने ऑपरेशन को हॉल्ट करना पड़ा क्योंकि उनके या तो बिजनेस मॉडल्स बहुत क्लियर नहीं थे या तो उनको फंडिंग जुटाने में यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। देखिए चाइना ने, जो कि अपने आप में रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने में सबसे ज़्यादा माहिर माना जाता है, वर्ल्ड का लीडिंग प्रोसेसर है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, इसने ऑफिशियली बंद कर दिया है, बोल दिया है कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन ऑफ दीज स्ट्रैटेजिक मेटल्स, इनको यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ये चाइना का डिसीजन यहाँ पर हमें देखने मिला है उसके कैटलॉग ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एक्सपोर्ट इनिशिएटिव के अंदर। बात करें अगर हम की इम्पोर्टेंस क्या है तो देखिए आज की डेट में चाइना यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर एक डोमिनेंस क्रिएट किए हुए है। ऐसे में उसकी एक अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी मानी जाती हैं और करेंटली अगर हम बात करें तो 90% ग्लोबल रिफाइंड आउटपुट जो है रेयर अर्थ मिनरल्स का वो चाइना के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें ये समझना कि आखिर रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं। देखिए इन जनरल अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स ये ग्रुप है 17 एलिमेंट्स का जो कि हमें यहाँ पर अर्थ में देखने के लिए मिलते हैं। आपके सामने एक लिस्ट है जो आपको दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर आपको डिस्प्रोरियम, होलियम, इर्बियम, थुलियम जैसे अलग अलग मिनरल्स एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये लस्ट्रस सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स होते हैं। इन मेटल्स की अगर हम बात करें तो अनयूजुअल फ्लोरोसेंट हमें देखने मिलते हैं, कंडक्टिव और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमें देखने मिलती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं जब बात की जाती है अलॉय की या मिक्स की इन स्मॉल क्वांटिटीज़ विद मोर कॉमन मेटल सच एज आयरन। हाउएवर अगर हम बात करें सो विद द एक्सेप्शन ऑफ द हाईली अनस्टेबल प्रोमेथियम जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कैटेगरी का माना जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर फाउंड इन रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो आपको रेयर अर्थ अकर दिखाई दे रहे हैं मिनरल्स, ये यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर हम पूरे विश्व भर में बात करें तो चाइना यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। चाइना के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया देखने मिलेगा, फिर यूएस, म्यांमार, रशिया, फिर कहीं आता है इंडिया का नंबर, ब्रुंडई, थाईलैंड एंड ब्राज़ील। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी मोनोपोली हमें देखने के लिए मिलती है बाय दी चाइना इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है रेयर अर्थ मेटल की। देखिए मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो मिनरल्स जैसे कोबाल्ट, निकेल, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए। बहुत सारे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं एसेंशियल हो जाते हैं, ये इनके टाइनी टाइनी कंपोनेंट्स हो जाते हैं। मोर देन 200 कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप मोबाइल फ़ोन की बात करें, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक्स, हाइब्रिड व्हीकल, सेमीकंडक्टर, फ्लैट स्क्रीन, टीवीज़, मॉनिटर, हाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में इनका इस्तेमाल होता है। वहीं अगर हम बात करें ईवीज़ की तो इंडिया का जहां पर एक बहुत बड़ा टारगेट है, प्लान है कि हमें ईवीज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे काम करना है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स हैं उनकी अबेंडेंस भी हमें केवल और केवल यहाँ पर आरईज़ में देखने मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्लीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो क्रीमियम जैसे जो ग्लास पॉलिशिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इनैल्थियम जो कि कार कैटेलाइजेशन या ऑप्टिकल लेंसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें न्यूडाइनियम, पैरासोडिनियम या डिस्पोरियम, ये क्रूशियल हो जाते हैं जब बात की जाती है मैग्नेट्स को बनाने के लिए इन केस ऑफ इंडस्ट्री। साथ ही इनका विंड टर्बाइंस और ड्रोन्स में भी बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं कि चाइना की यहाँ पर मोनोपोली है? देखिए सबसे पहले तो इनकी माइनिंग करना अपने आप में डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये
हालांकि बहुत अबंडेंट होते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इनको माइन करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इनकी जो क्लीनिंग की प्रोसेस है इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी कॉस्टली। दूसरा अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट हमारे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हमें देखने मिलते हैं। लो लेवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोरियम की आप बात करें, अगर ये एक्सपोज हो जाता है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा जो रिस्क हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम बात करें चाइनीज़ डोमिनेंस की, तो चाइना हैज़ क्रिएटेड सो मैनी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पर वो इन मिनरल्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट करने, इन्हें क्लीन करने और प्रोसेस करने में बहुत ही कम टाइम लेता है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी डेवलप है। दैट मीन्स यहाँ पर कम पैसों में काम आसानी से लोगों को देखने मिलता है। सो कंट्रीज़ रादर देन एक्सट्रैक्टिंग दे प्रेफर कि वो चाइना से यहाँ पर इनको इम्पोर्ट कर लें। ओके, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। बात की जा रही है इंडिया के चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड। एक छोटा सा आर्टिकल है, समझ लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भाई देखिए रिपब्लिक डे परेड में हमने इनको इनवाइट किया है, उनको इनवाइट किया है। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं कि आखिर ये इनविटेशन का जो प्रोसेस होता है ये हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। देखिए, जब भी भारत किसी भी व्यक्ति को रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में बनाता है, दैट मीन्स यहाँ पर हम उसे एक हाईएस्ट ऑनर दे रहे हैं इन अकॉर्डेड बाय द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पर एक सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, जहाँ पर एक रिसेप्शन रखा जाता है इनके ऑनर में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इवनिंग। वहीं यहाँ पर एक व्रत ऑफ राजघाट आप ये यहाँ पर जाते हैं ताकि महात्मा गांधी को कॉमेमोरेट कर सकें। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक बैंक्वेट आयोजित किया जाता है इन देयर ओनर, और इसको आयोजित करा जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये सिंबलाइज करता है कि हमारे कितना पावरफुल टूल है किसी कंट्री के साथ, हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें हमारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशन किस तरीके से हैं, उसके आधार पर ये उसका एक बहुत बड़ा एक चलता फिरता सबूत हमें देखने के लिए मिलता है। और इसी के कारण आप देखेंगे इस बार जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन, इनको यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है रिपब्लिक डे परेड में एज ए गेस्ट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये जो पोटेंशियल कैंडिडेट है इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। देखिए, इन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए लगभग 6 से 7 महीने का टाइम हमें यहाँ पर देखने मिलता है। अगर हम बात करें तो एक बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, लाइक हमारे इनके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, साथ ही हमारे फ्यूचर टारगेट्स किस तरीके को लेकर है, उसको ध्यान में रखते हुए रिपब्लिक डे परेड कैंप का कोई भी जो चीफ गेस्ट है उसको यहाँ पर चूज़ किया जाता है। स्पेशली पॉलिटिकल, कमर्शियल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए, कई बार बहुत सारी मिसहैपनिंग भी हो सकती हैं। सडनली समझिए वेदर की कंडीशन कुछ और हो गई, या जो गेस्ट हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, या XYZ कोई भी चीज़ें हो गई। ऐसे में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री के पास, MEA के पास कोई एक कैंडिडेट नहीं बट पोटेंशियल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट होती है। यहाँ पर अगर उनको इन्फॉर्म करा जाता है कि भाई यू आर इन्वाइटेड और ऐसी ऐसी कंडीशन है, इन केस उनके कोई दूसरे कार्यक्रम यहाँ पर लाइंड अप हैं या कोई और चीज़ें हैं, तब यहाँ पर सेकंड बेस्ट जो आपके इनवाइटी होते हैं इनको बुलाया जाता है। बात करी जाए कि भाई अप्रूवल कैसे दिया जाता है, तो देखिए MEA यहाँ पर एक पोटेंशियल लिस्ट क्रिएट करती है, फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से यहाँ पर एक फाइनल अप्रूवल लिया जाता है। अगर हम पहले चीफ गेस्ट की बात करें तो 1950 में प्रेसिडेंट सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था। क्योंकि यहाँ पर एक हिस्टोरिक एसोसिएशन को यहाँ पर इंडिया सिंबलाइज करना चाहता था विद द नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसका एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें देखने के लिए मिला था। चलिए, तो ये थी यहाँ पर कुछ चीज़ें। आई गेस आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग को लेकर। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज़ किया है एक कलेक्शन ऑफ एसे टाइटल्ड री एग्जामाइनिंग नैरेटिव, जो कि एम कर रहा है एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को, एक क्रूशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डेवलप करने में, जो कि इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, जब हम बात करें तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने मिल रही है सोवरेन रेटिंग। सोवरेन रेटिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है, कंट्री की गवर्नमेंट की कंडीशन बताता है, साथ ही एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है
एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये आइडिया देता है कि पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर गवर्नमेंट की क्या कैपेसिटी है कि वो किस तरीके से, अगर उन्होंने आपसे कोई ऋण लिया है तो वो किस तरीके से इसको यहाँ पर रीपे कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग जिस तरीके से एक लोन अप्रूवल के लिए काम करती है, इंटरेस्ट के लिए काम करती है, उसी तरीके से जो सोवरेन रेटिंग होती है ये किसी भी कंट्री की एक एबिलिटी बताते हैं, उनकी क्षमता बताते हैं कि इनकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है इंटरनेशनल लेवल पर। वहीं अगर हम बात करें तो जहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा हायर रेटिंग होती है उतना ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट पर इनको यहाँ पर लोन दिए जाते हैं। अपोजिटली यहाँ पर जितनी कम रेटिंग आपकी होगी उतनी ही ज़्यादा हायर बोरोइंग कॉस्ट किसी भी कंट्री को देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है कि अगर सोवरेन रेटिंग किसी कंट्री की बहुत अच्छी देखने मिल रही है, दैट मीन्स ऐसी कंट्री के साथ बिजनेस करना कहीं से कहीं तक लॉस की बात नहीं होगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर किसी तरीके का लोन दे रहे हैं तो उसका रीपेमेंट भी बहुत आसानी से हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में अगर हम बात करें तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, कई बार अगर आप देखेंगे अबेंडेंट लेबर, लैंड या मिनरल रिसोर्सेज के कारण आप देखेंगे स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल के साथ फेस करती हैं। ऐसे में सोवरेन रेटिंग एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है ऐसी कंट्रीज़ के लिए कि वो ग्लोबल कैपिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारी सोवरेन रेटिंग है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओनली बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास आएंगी। बात करते हैं कि भाई कौन से मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आज की डेट में हैं। तो आपने कई बार नाम सुना होगा, हम मूडीज़ की बात करते हैं। मूडी जो कि सबसे पुराना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 1900 के दशक में ये यहाँ पर आई थी और इसने अपनी सबसे पहली सोवरेन रेटिंग रिलीज़ करी थी वर्ल्ड वॉर 1 के पहले। इसी तरीके से हमने कई बार S&P ग्लोबल के बारे में पढ़ा है, विच इज़ द स्टैंडर्ड स्टैटिक्स द प्रीकर्सर ऑफ S&P, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रेटिंग देता आ रहा है 1920 से। इसी तरीके से हमने एक और रेटिंग एजेंसी का नाम सुना है विच इज़ द फिच। While not explicitly mentioned in the provided text, Fitch is another major credit rating agency globally which we found here. So क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के सोवरेन क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाने के लिए, एक फाइनेंशियल लैंडस्केप को दिखाने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो दे हैव ट्रेडिशनली मेंटेन फेवरेबल क्रेडिट रेटिंग, ऑल्दो ग्लोबल इवेंट्स हैव इन्फ्लुएंस्ड दीज रेटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कई बार गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने भी कुछ क्रिटिसिज्म दिखाए हैं। देखिए दे आइडेंटिफाई 3 कॉमन कंसर्न्स, जो कि इन तीनों के तीनों, जब हम मूडी की बात कर रहे हैं, S&P या फिच की बात कर रहे हैं, इनकी मैथोडोलॉजीज़ को लेके हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कुछ कंसर्न देखने मिलते हैं। पहला कंसर्न है ओपेसिटी एंड बायस अगेंस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी। गवर्नमेंट का आर्ग्यू है कि ये जिन मेथड्स का यूज़ करते हैं दे आर ओपेक और कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेजेस देखने मिलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल देखिए फिच की अगर हम बात करें तो जो प्रेफरेंस है फॉर हाई फॉरेन ओनरशिप इन द बैंकिंग सेक्टर, जो कि अनफेयर डिसएडवांटेज है उन कंट्रीज़ के लिए जहां पर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट बैंकिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट, बाय गवर्नमेंट कंटेंट दैट द एक्सपर्ट कंसल्टेंट फॉर द रेटिंग असेसमेंट आर चूजन इन द नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्रिएट नहीं हो। साथ ही एक जो इंटरप्रिटेशन है मेथोडोलॉजी का वो भी क्लियर आउट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये भी बोलना है कि एक क्लियरिटी ऑफ असाइंड वेट यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता। सारे पैरामीटर्स की बात करें तो उनमें कोई बहुत क्लियर कट बात यहाँ पर नहीं देखने मिलती है। किस तरीके से क्या पर्पस है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देखने मिलेंगे, क्या मेथड्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाएंगी, दीज आर मिक्स इन नेचर। सो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारी, कई बार जब मूडी, फिच या S&P की रिपोर्ट आती हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डज नॉट बिलीव ऑन दैट और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इस तरीके की रेटिंग एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर देती हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में और बात की जा रही है व्हाट आर वॉल्केनोज एंड व्हाई दे केप्ट इरप्टिंग इन आइसलैंड। देखिए फ्रैगलेट फ्लेजेस जो कि वॉल्केनो है साउथ वेस्ट आइसलैंड में, ये यहाँ पर 18 दिसंबर को इरप्ट हुआ है।
एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस अर्थक्वेक और टर्मर्स हमें देखने मिले थे और उसके बाद ये अर्थक्वेक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कंडीशन समझिए, फ्रैजिल वोल्केनो जो कि है ये पिछले 2 सालों में यहाँ पर इरप्ट हो चुका है, जो कि पिछले 6000 साल से डोरमेंट कैटेगरी में था। अब इस इरप्शन की वजह से आप देखिए 4000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला गया, बहुत सेफली यहाँ से निकाला गया। आइसलैंड जो कि जाना जाता है अपनी हाईएस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को लेकर, और इसी कारण से यहाँ पर हर 2 या 4 या 5 सालों में इस तरीके के इरप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो एक सवाल आ जाता है कि टाइप ऑफ वॉल्केनोज क्या होते हैं, वॉल्केनोज ही क्या होते हैं अगर हम बात करें, और किस तरीके के बाकी सेगमेंट्स हमें देखने मिलते हैं। तो देखिए अगर हम यूएस जियोलॉजिस्ट के हिसाब से बात करें तो वॉल्केनोज कुछ नहीं है बल्कि अर्थ के ऊपर एक ओपनिंग है, एक वेंट है, एक दरवाज़ा प्रकार का है जहाँ से लावा, टेफ्रा, ये टर्मोलॉजीज आप याद रखिएगा, लावा, टेफ्रा का मतलब होता है छोटे छोटे स्मॉल रॉक्स, या जो स्टीम होती है जो अर्थ के अंदर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मैग्मा यहाँ पर होता है ये लावा के रूप में बाहर निकल जाता है। देखिए याद रखेंगे जब इन मटेरियल्स, ये पूरा का पूरा मटेरियल जो अर्थ के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड होता है, तब इसे मैग्मा बोलते हैं, और जब ये सरफेस पर आ जाता है तब हम इसे लावा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ अर्थ के सरफेस पर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। एशेज़, गैसेस, लावा, टेफ्रा, स्टीम, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ना केवल ये आपको यहाँ पर लैंड पर देखने मिलते हैं बल्कि आपको ओशन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम कुछ इमेजेस से यहाँ पर बात करें तो देखिए दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ वॉल्केनो। जहाँ पर ये जो सेक्शन होता है ये मैग्मा चैम्बर होता है। यहाँ पर एक वेन आपको देखने मिलती है, इनके शेप के हिसाब से इनको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे इस तरीके का जो शेप होता है इसे सिल बोलते हैं, अगर ये इस तरीके से जम जाता तो हम इसे डाइक बोल देते। ठीक है, जब ये इरप्ट होते हैं तो यहाँ पर इनके साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं, एशेस निकलते हैं, क्लाउड निकलते हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको टेफ्रास देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो माउथ क्रिएट हो जाता है इसको हम क्रेटर बोलते हैं। जब ये माउथ टूट के अपने ही अंदर गिर जाता है और इस क्रेटर का शेप बड़ा हो जाता है तो हम इसे काल्डेरा बोल देते हैं। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो देखिए वॉल्केनोज हमारी 3 मैकेनिज्म पे काम करता है। बेसिकली अर्थ की जो बाउंड्रीज हैं जिन्हें हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात करें तो दैट मीन्स जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तब यहाँ से अर्थ का जो मेल्टेड मैग्मा है ये यहाँ ऊपर राइज कर जाता है। ऑपोजिटली जब हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात करते हैं दैट मीन्स जब हम कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं बेटा तो कन्वर्ज में 2 प्लेट्स यहाँ पर एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। ठीक है, वहीं अगर हम डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं तो जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं ऐसे में जो मैग्मा है ये यहाँ पर स्पेस पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और थर्ड जो जगह हमें देखने मिलती है वो है हॉटस्पॉट, जहाँ पर जो हीट मिड मैग्मा है वो आराम से, ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। ओके, सो इन कारणों से यूजुअली हम देखेंगे तो वॉल्केनोज अकर होते हैं, अर्थ के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कन्वेक्शन करंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इसकी वजह से ये मैग्मा जो है ये लगातार मूवमेंट करता रहता है। अब या तो जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर होंगी या एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो एक स्पेस, एक वॉइड मिल जाता है, वीक जोन मिल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं ऐसी जगह पर आपको यूजुअली वॉल्केनोज भी ज़्यादा देखने मिलेंगे। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैसिफिक रिम ऑफ फायर। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की अगर आप बात करेंगे तो इसी तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वॉल्केनोज के टाइप क्या होते हैं तो मेजरली वॉल्केनोज को 2 टाइप में बांटा जाता है। डिपेंड करता है कि मैग्मा विस्कोसिटी कितनी है, गाढ़ा है या पतला है। ठीक है, सिलिका कंटेंट किस तरीके से है, गैस कंटेंट क्या है, मैग्मा कॉम्पोजिशन किस तरीके से है, इन सभी के आधार पर यूजुअली इनको डिवाइड किया जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो 2 मेजर क्लासिफिकेशन हमें देखने मिलते हैं। वन इज़ दी स्ट्रेटोवॉल्केनो और दूसरे हमें देखने मिल जाते हैं शील्ड वॉल्केनो। पहले समझ लेते हैं शील्ड वॉल्केनो क्या होते हैं। दैट मीन्स शील्ड वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लोजिव कम होते हैं। जब लावा निकलता है तो काफ़ी दूर तक जाता है
और दूर तक जाने की वजह से एक ऐसा शील्ड का आकार आपको देखने के लिए मिल जाता है। इन्हीं को हम शील्ड वॉल्केनो बोलते हैं। लो प्रोफाइल होते हैं, कम एक्सप्लोजिव होते हैं नेचर में। वहीं अगर हम स्ट्रेटो वॉल्केनो की बात करें तो इन्हें यूजुअली हम कंपोजिट वॉल्केनो भी बोलते हैं। दैट मीन्स इस तरीके का लावा जो कि गाढ़ा होता है नेचर में, एक बार निकला ये जम गया, दूसरी बार निकला ये जम गया, और इस तरीके का एक स्टीप स्लोप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एक कॉनिकल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। चूँकि एक लेयर पे दूसरी लेयर यहाँ पर कंपाइल होती है, इसीलिए हम इन्हें कंपोजिट वॉल्केनो भी बोल देते हैं। और कई बार ये इतना गाढ़ा होता है लावा कि ये अपने वेंट को ही यहाँ पर ब्लॉक कर देता है, इसीलिए जब एक्सप्लोजन होता है तो बहुत सडन एक्सप्लोजन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसी के अलावा आपको दूसरे टाइप देखने मिल जाएंगे, जैसे सिंडर कोन, छोटी सी वेंट होती है, इरप्ट होते हैं आराम से, कोई बहुत ज़्यादा खास एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती। लावा डोम्स स्टीप साइड होता है, एक बहुत वाइड ओपनिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। सो दीज आर द फ्यू टाइप्स जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब आइसलैंड की अगर हम बात करें तो देखिए, आइसलैंड की जब हम बात करते हैं, ये मिड अटलांटिक रिज के पास सिचुएटेड है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की जो चेन है जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये है विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन दी अटलांटिक ओशन, और ये यहाँ पर क्रिएट हुआ है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। एक टाइम पर जब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका यहाँ पर जुड़े हुए थे, इनके डाइवर्ट होने की वजह से, इन प्लेट्स के आपस में टूटने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे मिड ओशनिक रिज यहाँ पर क्रिएट हो गई, और इसी की वजह से हमारे एग शेप के अटलांटिक ओशन का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर लगातार ये जो माउंटेन्स बने हुए हैं, दीज आर वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके, और इसी माउंटेन चेन की श्रृंखला के पास बना हुआ है आपका आइसलैंड, जो कि यूरेशियन और नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट के मूविंग कैटेगरी के पास बना हुआ है। इसी कारण जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर लगातार हमें देखने मिलेंगी, और इसी के कारण एक हॉटस्पॉट बन जाता है आइसलैंड फॉर द इंक्रीज्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी। मिड अटलांटिक रिज की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये 16,000 किलोमीटर की लंबी एक चेन है, एक माउंटेन रेंज है, जिसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बोला जा सकता है वर्ल्ड में, जब हम बात कर रहे हैं ओशन वाटर बॉडी के बारे में। एक रिफ्ट वैली ये कैरेक्टराइज की जा रही है एक सेंट्रल रिफ्ट वैली के रूप में। एलिवेटेड पीक आपको देखने मिलेंगे। जितना आप दूर जाते जाएंगे, जितनी पीक्स आपस में दूर होंगी उतनी ही ज़्यादा पुरानी है, और जितना इस डिप्रेशन के पास पीक बनी हुई है ये उतनी ही ज़्यादा यंगर है नेचर में। और इसी से पता चला था कि हमारा जो पैलियोमैग्नेटिज्म है अर्थ का, ये नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ होते रहता है। अर्थ अपना मैग्नेटिज्म चेंज करती रहती है। बिकॉज ऑफ दिस वी गेट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग इन डिटेल। चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। पहला है वॉल्केनो से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा क्रेडिट रेटिंग फॉर गवर्नमेंट। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.